नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 19 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर आते हैं और यहाँ से आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, सभी प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको जो भी क्वेश्चन अटपटा सा लगे कि ये मुझे नहीं आता है, तो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात हो तो आप उसे कहीं पर नोट कर ले। पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। एक बार अगर आप अपने हाथ से लिख लिया कहीं भी रफ में तो आपको जो है सदा के लिए याद रह जाती है। पहला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ हुआ है? देखिए जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो अभी 22वां बैठक हुआ है ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो ये समरकंद में है। कहाँ पे है? समरकंद में। और यहीं पे एक्चुअली बैठक हुआ है, समरकंद में ही हुआ है जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में आ चुका है इसी बार की जीडी में, तो ये आपका बीजिंग है। और बीजिंग कहाँ है? चाइना में है, चाइना की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा, वेम्बनाद तथा अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए वेम्बनाद और अष्टमुदी झील जो है कयाल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से आप चिल्का झील के बारे में समझते हैं कि ये लैगून झील का उदाहरण है, इसी प्रकार से ये कयाल का उदाहरण है, वेम्बनाद और अष्टमुदी। और ये दोनों झील जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के बारे में बहुत कुछ है जानने को और आपका एग्जामिनर केरल राज्य को बहुत पसंद करता है। अगर जनगणना की बात के हिसाब से इसे टटोले तो सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक साक्षरता। ठीक है। इसके बाद में इसका त्योहार भी आपसे काफी पूछा जाता है ना। जैसे मारमोकली हो गया, मकर बिलक्कू हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, कथकली नृत्य हो गया, ये सब आपका केरल से संबंधित है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो है प्रश्न, हाँ यहाँ पे झील से संबंधित एक बात और बता दूं, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका लेक बुलर, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और आपका भारत में कृत्रिम झील की बात करते हैं जो ताजे पानी का है तो ये है गोविंद सागर, ये आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है। तो ये कृत्रिम है और ये नेचुरल वाली है। हाँ नेचुरल से याद आया, बुलर झील जो है ये आपका प्लेट टेक्टोनिक से बनी है। प्लेट विवर्तिका सिद्धांत होती है ना, प्लेट खिसकती है, उससे इसका निर्माण हुआ है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में G20 का बैठक कहाँ होगा? इंपोर्टेंट करके इसे रखेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वही छपती है जो आपके चर्चा का विषय होता है। आप लोग बोलते हो कि इतना सटीक एनालिसिस कैसे, मतलब इतना जो बोलते हो लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या है, आपको एक मंथन करना पड़ता है कि चर्चा का विषय क्या रहा है। देखिए ये चर्चा का विषय इसलिए रहा है कि जो भारत में होगी 2023 में G20 का बैठक, सबसे पहले G20 कैसे देश का समूह है? तो ये आपका विकासशील देशों का समूह है, जो अर्ध विकसित भी आप कह सकते हैं। ठीक है। विकासशील को आप अर्ध विकसित भी कह सकते हैं। जैसे पूरा डेवलप नहीं है लेकिन डेवलप्ड होने के कगार पे है, ऐसा। तो इसे विकासशील देशों का समूह है G20। इसका जो आपका बैठक 2023 में प्रस्तावित है ये आपका कहां पर होगा? तो ये आपका भारत के अंदर होगा। ठीक है। और 2022 में जो इसका बैठक हुआ है ये आपका कहां पर होगा? तो हुआ है तो 2022 में इसका इंडोनेशिया में हुआ है। इसके बैठक कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और 2021 वाला जो है ये आपका इटली के अंदर हुआ है। तो ट्रिपल आई जो है 21, 22, 23 इसके बैठक हुआ है इटली, इंडोनेशिया और इंडिया में होना है। देखिए यहाँ पे जो पिछली बैठक हुई इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है इसमें भाग लिए थे, तो उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम आपको आना चाहिए। जोको विडोडो जो है अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। ठीक है। जोको विडोडो। इंडोनेशिया को द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया ही है। अगर विश्व में पार्टिकुलर सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाता है भाइयों तो ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो डेनमार्क के अंदर स्थित है। ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया एक द्वीपों का समूह है, बहुत सारा द्वीप है इंडोनेशिया में, जावा, सुमात्रा और कितने इतने हैं जो तो अभी तक खोजा भी नहीं गया है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य में राधा और कृष्ण का जो है प्रसंग होता है? कौन सा नृत्य ऐसा है
जिसमें राधा और कृष्ण के प्रसंग में फिल्माया जाता है। तो ये नृत्य है आपका मणिपुरी। ये मणिपुर राज्य से संबंधित नृत्य है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के रूप में जो है इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। बाद बाकी कथकली जो है ये केरला का है, रामलीला ये उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है, और रामलीला जो है आपका गोवा में भी होता है। ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, गोवा में कोई नहीं भरोसा करेगा लेकिन होता है। ठीक है। सरहुल आपका जो है ये झारखंड में भी होता है। ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। तो मणिपुरी नृत्य में जो है आपका कौन सा प्रसंग होता है, जो है आपका कृष्ण लला और राधा रानी का। अगला प्रश्न ऐसा, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाती है। देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो पूछे रोज जाते हैं, लेकिन बच्चे याद नहीं रख पाते, और मैं भी एनालिसिस में इसे नहीं करा पाता हूं, क्योंकि जो आप लोग बताओगे वही मैं भी बताता हूं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इकोनॉमिक्स भी आपको देख के चलना है। इकोनॉमिक्स में आप सिंपल सा थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बन सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। मुद्रास्फीति क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन वगैरह, है ना। मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सब समझ में थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, तभी आप जो है कॉमन सेंस लगा पाओगे। ठीक है। तो इसे गतिहीन स्फीति कहा जाता है, जिसमें जो है स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो। बेरोजगारी भी कई प्रकार के होते हैं, मैं किसी दिन अच्छे से बता दूंगा आपको, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपा हुआ बेरोजगारी, गौण बेरोजगारी, है ना, ये सब जो है आपका बेरोजगारी भी कई फॉर्म होते हैं। अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, ये डायरेक्ट पूछता है छोटे छोटे एग्जाम में। ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात और निर्यात ठप होना। न तो मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूं न बेच रहा हूं, ऐसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इनको। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में मिला था, और सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त किए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये रेगनर फिश है ना, ये रेगनर फिश है। ठीक है। सबसे पहले इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसके बाद भारत के जो है अमर्त्य सेन, इन्हें जो है सबसे पहले भारतीय में जो है नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट को मिला, भारतीय है ये आपका बनर्जी साहब है, 2019 में इन्हें मिला था। ठीक है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए आरबीआई का योगदान होता है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट को छापना कम कर देता है। नोट जो है छापना कम कर देता है, जिससे क्या होती है, बाजार में जो है नोटों की जो है तरलता कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। देखिए आप ऐसे डायरेक्ट सोचेंगे कि भाई आरबीआई छापना बंद किया तो लोग पे क्या असर पड़ेगा। आप एक आदमी अपने से मत तोलिए, पूरे इंडिया से तोलिए कि भाई जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कम पहुंचेगा ना सामान। तो सामान एक जगह से मान चलिए नोट को, तो अगर जेब में कम पैसा रहेगा तो आप कम सामान खरीदोगे, और ऑटोमेटिक जो है सामान का दाम जो बढ़ रहा था वो घट जाता है। ठीक है। तो ऐसे में मुद्रास्फीति की रोकने की जो है योगदान आरबीआई का होता है। एक प्रश्न है यहाँ पे, पाबो फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में और भी नेशनल पार्क है, या टाइगर रिजर्व है, या फिर वन्य जीव अभयारण्य है, जो आपके एग्जाम में छप जाती है। मानस है, काजीरंगा है, नमेरी है, डिब्रू सखोवा है, पाबीतोरा है, ओरंग है। ये सब आपके असम के प्रमुख जो है नेशनल पार्क कहिए, और ये टाइगर रिजर्व का कुछ को दर्जा प्राप्त है, और कुछ जो है वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। इसके अलावा असम में ही आपका जो है माजुली द्वीप है, जो यहाँ पे मैंने पहले से ही राइट कर रखा है। माजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर आप लोग कमेंट कीजिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कैबिल लामजाओ ये मणिपुर में है, कंचनजंगा चोटी ये सिक्किम में है, गारो खासी हिल्स आपका मेघालय में है। ठीक है। इसके बाद नौकरेक बलफकरम भी जो है मेघालय में है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। देखिए प्लासी का युद्ध निर्णायक मोड़ लिया था इंडियन हिस्ट्री में। 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसी के बाद थोड़ी दिन के बाद 1764 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है आपका बक्सर का युद्ध होता है। तो इन दोनों का ईस्वी पूछा जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। उपयुक्त दोनों युद्ध जो देख रहे हैं, दोनों बार में जो है
अंग्रेजों का ही विजय हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजय, प्रथम में बाबर विजय। ठीक है, पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। ठीक है, इसके अलावा खानवा का युद्ध पूछा जाता है, तराइन का युद्ध पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी मुझे लगता है कि आपको पूछ सकता है एग्जाम में, मैं सारा मटेरियल रख लेता हूं, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको इत्मीनान के साथ देखना है। ठीक है, यहाँ पे खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजय रहे थे। तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य में हुआ था 91 में, और इसमें जो है जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान जी। और तराइन के द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1192 में हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जो है हार गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है 1576 में हुआ था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है, अभी परसों के शिफ्ट में एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 86वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 21(a) का जन्म होता है, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, इस प्रकार की बात कही गई है। ये कब होती है? 2010 में। ठीक है, 2002 में होती है 86वां संविधान संशोधन, इस बात पे जो अमल होती है 2010 से होती है। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, मैंने अपने मन से रखा है क्योंकि कल जो है मैग्नीशियम से क्वेश्चन पूछा गया था ना परसों, तो इसीलिए धोवन सोडा की प्रकृति होती है आपका क्षारीय। अब अम्ल और क्षार क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये पहले पीएच मान से हम इसका जो है नेचर तय करते हैं, पीएच मान से। पीएच मान इधर 0 है, इधर मान लीजिए हम 15 रख देते हैं, और ये बीच में हम 7 रखते हैं। तो जो 7 से कम है, लेस देन 7 है, इसे हम एसिटिक कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, माने अम्लीय कहते हैं। और जो आपका 7 से ज्यादा है अल्कलाइन होता है, यानी आपका क्षारीय होता है। ठीक है, और जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल आपका न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय समझ गए, क्षारीय किसे बोलते हैं, है ना। क्षारीय का जो टेस्ट है आपका जो है मतलब बीटर होता है ना, और अम्लीय का टेस्ट जो है आपका खट्टा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है क्या कहते हैं इसके रसायन के भाषा में, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इन लोगों का सूत्र आना चाहिए आपको, NaHCO3 होता है, इन लोगों का नहीं, इन चीजों का। ठीक, धोवन सोडा का जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, NaCO3 कहते हैं डायरेक्ट। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH कहते हैं। ठीक है, ये सबको आना चाहिए, पता नहीं कब पूछ देगा भाई, कब पूछ देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल तो जानते ही हैं, H2SO4, इसका उपयोग जरूर आना चाहिए। बैटरी के जो बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे कार का बैटरी हो चाहे घर की बैटरी हो। आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं आपको H2SO4 को, साथ ही साथ इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है, रसायन का राजा कहा जाता है आपको H2SO4 को। ठीक है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaCl2, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है एसएससी के दृष्टि से, क्योंकि एसएससी ऐसे स्मारक को बहुत पूछा करता है। पहला मेडिकल कॉलेज किस वायसराय के काल में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो है प्रथम जो है आपका मेडिकल कॉलेज को जो है स्थापित किया गया था। इन्होंने जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो हेल्थ होती है, हेल्थ संबंधित क्रियाकलाप पे इन्होंने विशेष बल दिया था। 1829 सती प्रथा के जो अंत किया था, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय जो आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक भी है, साथ ही साथ ये आत्मीय समाज से जुड़ा हुआ है, और जो है आपका ब्रह्मा समाज के स्थापना जो है 1828 में करते हैं, कलकत्ता में, यही बताना चाह रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, और ये भी आपका कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भूप्रपटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले को आप भूप्रपटी कहते हैं, हम 1 नंबर डाल दें, जिसमें हम लोग खड़े हैं। इसके बीच वाले को हम क्रस्ट कहते हैं, है ना, क्रस्ट कहते हैं। और सबसे नीचे वाले को हम क्रोड कहते हैं, क्रोड। ठीक है,
तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, माफ कीजिएगा, क्रस्ट मेंटल क्रोड, ठीक है। अंग्रेजी में सबसे पहले क्रस्ट कहते हैं भूप्रपटी को, फिर मेंटल कहते हैं और नीचे वाले को क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा समझ गए। तो भूप्रपटी पे जो सबसे अधिक धातु पाए जाते हैं ये है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। आप एल्युमिनियम को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सिर्फ तत्व पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा नंबर सिलिकॉन का आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तत्व पूछा जाएगा तब, क्योंकि ऑक्सीजन धातु तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं हुआ। सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, उपधातु कह सकते हैं इसे, है ना। ये 7 ही है आपके आवर्त सारणी में, 7 ही उपधातु हैं। आप उपधातु को यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपका जो हल्का लाल कलर का चीज दिख रहा है 7 गो, यही है आपका उपधातु, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम धातु है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपके जो है पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, ये आपका एल्युमिनियम। तो चलते देखते हैं, जो सबसे ज्यादा निचला भाग होता है क्रोड, इसमें सबसे ज्यादा निफे पाया जाता है, यानी निकेल और फेरस, है ना, लोहा और निकेल पाया जाता है सबसे निचले भाग में। क्रोड को हिंदी में गुरुमंडल भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न यहाँ से सब दिन प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि 1-2 शिफ्ट में स्किप किया एग्जामिनर ने, लेकिन आपको नहीं स्किप होना कि म्यांमार का सीमा किस किस राज्य के साथ भारत में, जो कौन कौन भारतीय राज्य को जो है टच करता है। तो इसे आपको याद रखने लिए अरुणा की मामी याद रख सकते हैं। वैसे फनी है लेकिन काम आ जाएगा। अरुणा की मामी, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। अरुणा की मामी म्यांमार में जाके बस गई, अरुणा की मामी म्यांमार चली गई। इस प्रकार से आप जैसे याद रख सकते हो रख लीजिए कि म्यांमार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगते हैं। अरुणा की मामी से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आपका जो है मणिपुर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पहले बर्मा कहाँ है, ये है आपका म्यांमार। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों राज्य आपका जो है लगता है इस साइड से बांग्लादेश को टच करता है। तो ये 4 ही राज्य लगते हैं। अरुणा की मामी आपके मणिपुर से लगते हैं। देखिए सीएम और गवर्नर पूछे जाने की बहुत प्रचलन है, मैंने होल वीडियो आपको दे दिया है, आगे काम आपका है दोस्तों। तो मेघालय का जो है राज्यपाल पूछ दिया गया है, तथागत राय बने हैं। पहले जो अतिरिक्त प्रभार थे दूसरे राज्य के राज्यपाल के पास, लेकिन अब जो है पार्टिकुलर डिप्यूट हो गए हैं तथागत राय जी। तो यहाँ के जो है वर्तमान में सीएम जो है श्री कोनराड संगमा है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है। देखिए फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ ये काफी इंपोर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि ये भारत में हुआ था जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और इसमें विजेता स्पेन बने हैं, उप विजेता कोलंबिया को हराया है। और ये भारत के 3 शहर में हुआ है, जिसमें गोवा है, गोवा के मारमा गोवा कहिए। इसके बाद में जो है आपका नई मुंबई और इसके बाद भुवनेश्वर, ठीक है। ये 3 शहर में जो है ये गेम को संपन्न कराया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो आपका जो मस्कट रहा था ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। तो इसका मस्कट जो है ईवा रहा था। ईवा जो है एक टाइगर था, टाइगर, जैसा कि आप यहाँ पे मैंने मैगजीन का कटिंग लिया है, यहाँ पे जो है नंबर जनवरी वाली 2023 वाली मैगजीन में ये छपा हुआ है। तो ये आपका ईवा है दोस्तों। आप लोगों से एक और जो मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग जो है कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हो मैगजीन जरूर पढ़ा कीजिए। यूट्यूब, दुनिया जहान, ऑनलाइन कोर्स ये सब अपनी जगह है, मैगजीन की पढ़ाई अपनी जगह है। तो मैगजीन जरूर एक खरीदें 30 से 40 रुपया में। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगा वाला नहीं खरीदना है तो आप सस्ता वाला खरीद सकते हैं। सामान्य ज्ञान दर्पण बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। उसे एक रूटीन बना लें कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, भले मैं एक दिन नाश्ता नहीं करूंगा लेकिन एक मैगजीन खरीदूंगा। और खरीद के आप पढ़िए, उससे आपको जो है बहुत फायदा होगी, ठीक है। नागालैंड का भी मैंने यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल रख लिया है। तो श्री नेप्टू रियो जो है नागालैंड के सीएम है और जगदीश मुखी जो है जो असम के भी आपका जो है राज्यपाल है, अतिरिक्त प्रभार में है, ठीक है। इसके बाद बोध गया में जो है भगवान बुद्ध के लेटे हुए मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये आपको अगर पूछ दे तो आपको जो है मुकर के नहीं आना है। ये बोध गया में बनाया जा रहा है। इसके जो मूर्तिकार है मिंटो पॉल है, ठीक है। साथ ही साथ बोध गया में आपको विष्णुपद मंदिर देखने को मिल जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे बोध गया के बारे में, विष्णुपद मंदिर, ठीक है। इसके बाद मैंने एक प्रश्न यहाँ पे रखा है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। देखिए राज्यसभा जो है संसद के अपर सदन होते हैं, जानते हैं आप। मैक्सिमम सदस्य 250 हो सकता है, न्यूनतम उम्र बनने के लिए 30 वर्ष हो सकता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका विघटन संभव नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है।
इसके हर जो है आपका जो हर दूसरे वर्ष इनकी सदस्य जो है रिटायर होते हैं। ये सब बात तो हो गई। 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति डिप्यूट करते हैं। ये प्रथा जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी 238 जो है इलेक्ट हो सकते हैं और 12 जो है मनोनीत होते हैं। तो ये बात सब हो गई। इसके अलावा जो राज्यसभा में उपसभापति हैं ये है आपका हरिवंश नारायण सिंह, ये अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। ठीक है। ओम बिरला साहब जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वेंकैया नायडू भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। अभी जो उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी आपसे पूछ दिया गया, तो बोस साहब जो है वहां के राज्यपाल के रूप में डिप्यूट हुए हैं। निम्नलिखित में अल नीनो से प्रभाव क्या होती है? देखिए, अल नीनो और ला नीनो आपके सीजीएल 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है। अल नीनो, तो अल नीनो क्या होती है कि आपका महासागरीय जल की जो गर्मी है ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जो है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सभी महासागर की जो है विशेषता है, ये प्रशांत महासागर में आती है। कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में आती है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर है सभी महासागरों में। वैसे महासागर 5 है, लेकिन मेनली 4 ही होता है। इसके बाद मरियाना खाई जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी सबसे अधिक गहराई पृथ्वी पे आंकी गई है 11,022 मीटर। हालांकि इससे भी गहरे गहरे स्थल होंगे, नेचर का कोई मतलब अंत नहीं है, लेकिन जो अब तक ज्ञात है। ठीक है। तो अपने को भी यही पढ़ना है। ये चैलेंजर गर्त में स्थित है। ठीक है। आपको एक द्वीप का नाम याद आ रहा होगा, डियोगो गार्सिया। ये भी आपसे पूछा जाता है डियागो गार्सिया कहाँ है, तो ये जो है आपका हिंद महासागर में है। आर्कीपियागो द्वीप भी है एक, आर्कीपियागो द्वीप है, ये भी आपका हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, ये भी हिंद महासागर में है। श्रीलंका भी हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया भी हिंद महासागर में है। तो ये सब कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। अल नीनो में क्या होता है, महासागरीय जल की जो है गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है। इसी से आपको गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर याद आ रहा होगा। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की, और लेब्राडोर जो है ये ठंडा जलधारा है अटलांटिक महासागर की। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अल नीनो में जल गर्म हो जाता है, इसका उल्टा होता है आपका ला नीनो। ला नीनो जो है इसका उल्टा होता है, और ला नीनो में जो है महासागरीय जल जो है जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है। और दोनों ही जो है नेचर को क्षति पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम बार अध्यक्ष बने और अस्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जैसा कि मुझे यह स्मरण है ना। उसके 2 ही दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है, और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बाबू राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और प्रथम बार में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी तौर पे 9 दिसंबर को चुना जाता है। उसी के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की जो है पेशी होती है। किसके द्वारा? जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया अगर आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। अब एक एक क्लियर कर देता हूं। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सेकेंड अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, ये बहुत ही जाने माने हस्ती हैं BN राव, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो अपने आप में अद्वितीय है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में जो है टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें अध्यक्ष को छोड़ के 6 अन्य थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने कहा कब पास किया, तो 13 दिसंबर को। काफी सारा कॉम्बिनेशन है, 9, 11, 13। ठीक है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी बन के तैयार हो गई थी इसका और एक्सेप्ट किया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया था। उस समय से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल 243 का बी कहता है कि देश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की व्यवस्था होगी। देखिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती व्यवस्था से ही संबंधित है, जो आपका जो है 1992 में होता है। इसके बाद जो है आपका पंचायती से संबंधित और भी कुछ बता देता हूँ। आर्टिकल 40 भी है। 243 के कई सारे पार्ट है, A to I है, सभी किसी न किसी रूप में नगर पालिका या पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत बनने के लिए, पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है।
इसके बाद पंचायत में बलवंत मेहता, अशोक मेहता, ये सब समिति पंचायत राज से ही संबंधित है। पंचायत की शुरुआत जो है भारत में राजस्थान के नागौर से 1959 में हुई थी। ये सब बात आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। गिरिराज सिंह जो है वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है, ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक वेद कौन सा? देखिए उस दिन आपसे पूछा गया था ऋग्वेद के बारे में, तो ये है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक वेद है और इस वेद में जो है 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। यजुर्वेद भी है, इसके बाद सामवेद और अथर्ववेद है। यजुर्वेद के बारे में क्या है, कुछ खास है क्या? तो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया। सामवेद जो है इसमें संगीत की झलक मिलती है, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह मिलती है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा है? तो ये है आपका नाथुला दर्रा, जो आपका सिक्किम में स्थित है, भारत और चीन के बीच स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर जो है अटल सुरंग, अटल दर्रा कर दिया गया है। नीलिमा आपका उत्तराखंड में है। नीति, लिपुलेखा और माना ये तीनों उत्तराखंड में है। पालघाट, थालघाट, भोरघाट, तो भोरघाट जो है ये आपका मुंबई से पुणे को जोड़ते हैं। उसके बाद जो थालघाट है मुंबई से नासिक को ले जाएगा आपको, और जो पालघाट है ये तमिलनाडु से केरला को जोड़ते हैं। ये नीलगिरी पहाड़ी में जो है स्थित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद और भी कोई दर्रा है क्या? यांगाप दर्रा है, दीफू दर्रा है, तुजू दर्रा मणिपुर है ना, बोम्बिडला दर्रा है, ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चौरा चौरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। निर्णायक मोड़ लिया था, असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। उसी के बाद जो है ये कब होती है? 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होती है। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। इस आंदोलन के बारे में एक बात पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि इस जो आंदोलन हुआ इसमें कौन कौन भाग लिए? तो इसमें सभी धर्म के लोग जो है भाग लिए। इसमें ऐसे पूछा जाता है कि किस आंदोलन में जो है मुस्लिम धर्मावलंबी भी भाग लिए, तो ये असहयोग आंदोलन, ठीक है। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में होते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गांधी संबंधित है, 1942 में होती है। डू और डाई का नारा इसी में दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। नील जो आंदोलन होता है, नील के खेती के खिलाफ तिनकटिया पद्धति, उसके विरोध में होती है बिहार के चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गांधी जी बिहार जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से वो तर के ही लौटे होते हैं। 1915 में आए होते हैं। 1917 में ये प्रथम उसका जो है मतलब इंडल्ज सत्याग्रह है, जिसमें ये जो बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ है? ये आपका एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया था, एसएससी फेज 10 में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने रख लिया। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो कुछ लोग जो है कमेंट किए हैं कि मैथ का मुझे जो है ट्रेंडिंग टॉपिक का एक वीडियो बना के दीजिए सर, रोजाना एक, तो रोजाना तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आज जो है शाम तक एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। जो 25 मैथ रखूंगा, 25 टाइप का जो आपके ट्रेंड में है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।